आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग चैंपियन में। हम ज्योग्राफी की कोशिश कर रहे थे क्लास 10 की। हम धीरे धीरे हिस्ट्री का भी कोर्सेज की ज़्यादा डिमांडेड बढ़ गई है, तो हम उसको भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। आपका तैयार हो रहा है सारा चीज़ स्लाइड्स, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर, इतना देख लिया था। अब हमें देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के आधार पर कितने पार्टों में रिसोर्सेज को बांटा गया है, ठीक है। तो टोटल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन? पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल एंड डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। अब चारों का मतलब हम आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। जिसमें पोटेंशियल हो, पोटेंशियल का मतलब कि जिसका यूज हो, ठीक है, समझिएगा। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड माइट बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज इन फ्यूचर। क्लियर है? यानी कि वैसा रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं बट उसका यूटिलाइजेशन अभी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो उसके लिए, लेकिन वो फ्यूचर में यूज हो सकता है। तो उस प्रकार के रिसोर्सेज को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल, सोलर एंड विंड आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। सोलर यानी कि सूर्य का प्रकाश और वाइंड जो है, हवा जो है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। राजस्थान और गुजरात में इसका ग्रेट पोटेंशियल है, बट इन दोनों रिसोर्सेज का, बट अब इन करेंट सिचुएशन में इसका यूज नहीं किया जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बहुत लोग करेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, सोलर का तो यूज होता है। आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, सोलर प्लेट लगा के, और विंड का भी यूज किया जाता है, वाइंड एनर्जी वो विंड मिल के द्वारा। तो जी हाँ, किया जाता है। मैंने एक बात सिंपल से समझिएगा कि ये जो सोलर है और ये विंड है, ये हर जगह पर यूज नहीं होता है, कहीं कहीं इसकी ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं आपको सिंपल सा बताऊं, राजस्थान के एरिया में जाइएगा, राजस्थान के एरिया में जाइएगा तो राजस्थान के एरिया में और गुजरात के एरिया में, आप राजस्थान जानते हैं आप, मरुस्थल, उसके चलते वहाँ पर हीट गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सोलर एनर्जी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकता है, यानी कि वहाँ पर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करने का। बट दिक्कत क्या है कि दिक्कत उतना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पर कि सभी जितना हमें सोलर एनर्जी यूज होना चाहिए उतना हम कर पाएँ। उसी तरह विंड का भी केस है। अब समझिएगा, मेरे कहने का अर्थ यह है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज फिलहाल यूज में धीरे धीरे स्थित है, लेकिन जितना पोटेंशियल है यूज करने का उतना उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर लैक ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके चलते। तो ये कारण है, इसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेवलप्ड, एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज, यानी कि डेवलप, आप यहीं से समझ में आ रहा है कि डेवलप्ड जो है, जो कि डेवलप कर गया हो, तो वैसे रिसोर्सेज जो कि जिसका एग्जिस्टेंस प्रूव्ड हो गया कि वो है, ठीक है, जिसका हम लोग क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि वो कितना अच्छा है, उसकी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, उसका लोकेशन के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर वो कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और तब जाकर हमारे पास जो जितना टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके लिए यूटिलाइज करने के लिए, तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को बोलते हैं आपको डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज का मतलब जिसके बारे में हर चीज़ नोन हो, यानी कि जिसका मालूम हो कि ये चीज़ अवेलेबल है, इसका क्वांटिटी, क्वालिटी, लोकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, जिसके माध्यम से हम उसको यूज कर पाए, उसको बोला जाता है एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज। क्लियर है? जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, और हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी भी है अवेलेबल, जिसके द्वारा हम लोग पेट्रोलियम का फिल्ट्रेशन करते हैं, रिफाइनरी करते हैं, इसके बाद लोगों तक पहुंचाते हैं। और पेट्रोलियम से आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से निकलती हैं। तो पेट्रोलियम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें जो डाटा चाहिए, क्वालिटी, क्वांटिटी का लोकेशन कहाँ पर है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। कोल भी इसमें आ जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब सिंपल से कि जो चीज़ भंडार के रूप में हो, भंडार, आप लोग समझते हो कि स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक अभी बचा हुआ, मतलब ये खत्म होगा तो हमारे पास फ्यूचर स्टॉक है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब भंडार। देखिए
थोड़ा सा ये लैपटॉप की खराबी आ गई है, इसलिए ये ऐसा हो जाता है बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं होता। स्टॉक का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। देखिए, स्टॉक रेफर टू मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव ए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। देखिए सिंपल सा चीज़, स्टॉक हम किसे बोलते हैं? स्टॉक उसे बोलते हैं कि जो कि मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ अवेलेबल है, पहला चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल होना चाहिए और वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, उसके पास पोटेंशियल है कि वो सेटिस्फाई कर सकता है। बट यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने के चलते क्या हो पाता है कि हम उसका यूज नहीं कर पाते। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसमें बोलते हैं, किसे बोलते हैं कि हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, उसका यूज भी कर सकते हैं, बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल होने के चलते उसका उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। हम उसको फ्यूचर यूज कर सकते हैं, बट इसमें जो है बिल्कुल इसमें सब चीज़ है, मतलब कि वो चीज़ अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, हमारे पास उसका पोटेंशियल भी है कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, बट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे वाटर, आप जानते हैं कि वाटर क्या है? मिक्सचर ऑफ टू गैसेज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों इन्फ्लेमेबल गैस है, मतलब जिनको हम जलाएंगे तो जल जाएगा। इन्फ्लेमेबल मतलब कि जलनशील, जिसको जलाएंगे तो जल सकते हैं। तो ये रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसको रिसोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, मतलब ज़्यादा एनर्जी के रूप में जलाने से एनर्जी आएगी। तो एनर्जी मतलब ये नहीं, बॉडी में एनर्जी नहीं, एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी, ठीक है। तो उसके पास, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे उसको हम क्या कर पाएँ, अलग कर पाएँ, किस में से? वाटर में से। तो हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये चीज़ अवेलेबल है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। अब समझते हैं रिजर्व किसे बोला जाता है। रिजर्व मतलब सिंपल सा चीज़ है कि जो कि फिक्स हो, ठीक है। रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट यूज हैड नॉट बीन स्टार्टेड, मतलब कि वैसा रिसोर्सेज जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, बट अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया गया। उस प्रकार के रिसोर्सेज को बोलते हैं हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। ये फ्यूचर में यूज किया जा सकते हैं, जैसे रिवर से आपको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो ये फिलहाल जो है बहुत जगह शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जगह शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें सिंपल सा चीज़ है, आपको चारों में हम थोड़ा सा बता देना। पोटेंशियल किसे बोलेंगे? पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल किसी एक फिक्स रीजन में पाया जाता है और उसके पास प्रॉपर पोटेंशियल हो कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका यूज कर पाए, तो उसका मे भी फ्यूचर में यूज होगा। एक्चुअल और डेवलप रिसोर्स जिसके बारे में हर चीज़ नॉलेज हो, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, लोकेशन, यह सारी चीज़ें जानकारी हो, उसको बोला जाता है डेवलप। स्टॉक यानी कि वैसे रिसोर्स जिसकी पास हमारे पास वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है, बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये हमारे पास हमको पता ही नहीं है। बहुत सारे इस तरह के भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो इस प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो पता नहीं है, तो उसको बोला जाता है स्टॉक। और रिजर्व किसे बोलेंगे? रिजर्व यानी कि जिसका यूज कर सकते हैं, जिसका हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है अवेलेबल, बट उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। होप ये सारे चीज समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक आता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। देखिए, वैसा डेवलपमेंट जो कि किया जाए विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड कंप्रेजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमको उस प्रकार का डेवलपमेंट जिसमें हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर जनरेशन है उसके भी यूज के लिए देखना है और इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचे, उस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे हम सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं, अगर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, मान लीजिए एक रोड बनाने के लिए, ठीक है, रोड बनाने के लिए, तो रोड बनाने के लिए जो जमीन हम ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, वो उसमें बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम ट्रीज जो लगे हुए हैं, इस रोड को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया। पहला चीज़ हमने ये भी नहीं सोचा कि इसी तरह बहुत अगर पूरे इंडिया में रोड बनने लगे पेड़ों को काट कर, तो फिर दिक्कत क्या होगा? दिक्कत होगा, देखिए अगर इसके बदले कहीं और पेड़ लगाया जाए, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से देखा जाए इसके आसपास बगल में, तो फिर हमारा कुछ हद तक सही है। बट ऐसा है कि ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। यहाँ पर अब रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों को कटाई हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि हम आगे की नहीं देख पा रहे हैं कि आगे इससे लोगों को कितना नुकसान होना पड़ेगा, हमें कितना पोल्यूशन का शिकार होना पड़ेगा, उससे ओजोन लेयर पर क्या फर्क पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लोग सोचते नहीं है। क्लाइमेटिक चेंज होगा तो फिर इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आएगी।
तो इसके चलते इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, जिसमें ये नहीं ध्यान दिया जाता है इन्वायरमेंट को कितना डैमेज होगा, उसको उसके बारे में नहीं सोचा जाता, और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है उसके बारे में भी नहीं सोचा जाता। जैसे वाटर का लोग बहुत ज़्यादा अथाह यूज करते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर, हम जनरली ग्राउंड वाटर का बोल रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, सोशल भी ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और इकोनॉमिकली भी ध्यान रखना है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। हमको इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक, तीनों चीज़ों से हम लोग को देखना है, ठीक है। अब समझते हैं एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 क्या था। एजेंडा 21 जो था ये एक प्रकार का एजेंडा था जो कि लोकल गवर्नमेंट, देखिए पहले हम रियो डी जेनेरियो आपको पूरा 1 मिनट, हाँ चलिए थोड़ा सा मैंने बोला था कि लैपटॉप में खराबी आ गई, इसके चलते आ रहा है। मैं अभी टेक्नीशियन लैपटॉप को रिप्लेस करने के लिए बोला है, तो देखते हैं कितने दिन में सारा प्रोसेस अभी लगेगा, 10 से 12 दिन। तो चलिए अभी हम लोग को अब जाना है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में जानना है। देखिए ये जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, इसको इसीलिए बोला जाता है रियो डी जेनेरियो समिट और अर्थ समिट, ठीक है, 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 100 देशों के लोग, ठीक है, लगभग 100 अलग अलग देश के लोग यहाँ पर ब्राज़ील में आए थे, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि कब हुआ था, तो 1992 कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में और रियो डी जेनेरियो में। इसको रियो डी जेनेरियो समिट भी बोला जाता है या मुख्यतः अर्थ समिट भी बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है। अब समझिएगा, दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो का मतलब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो समिट बुलाया गया था, एड्रेस किया गया था कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, उसके रिगार्डिंग इस समिट को बुलाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अब आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ, ठीक है, उसके में लोग गए थे, तो वहाँ पर एक अर्थ समिट अलग से हुआ था, ठीक है। अब दी असेंबल्ड रीजन साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो वहाँ पर लीडर्स हैं, ठीक है, जो आए थे 100 देशों के लोग, हमने बताया था कि 100 देशों से अधिक के लोग वहाँ पर क्या रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील में सबमिट हुआ था वहाँ पर भाग लिए थे। तो ये सभी लीडर्स ने साइन किया एक डिक्लेरेशन पर। डिक्लेरेशन क्या होता है कि एक सहमति पत्र पर कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इन दोनों को, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, यानी कि कुल मिला के अगर हम ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है तो क्लाइमेटिक चेंज क्यों होती है, ड्यू टू पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन के चलते। तो ये सारी रीजन है और भी बहुत रीजन है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको सभी अपने अपने लोकल लेवल पर इसको संभालने के लिए, अपने अपने देश को संभालने के लिए ये एक प्रकार से जिम्मेदारी दी गई, ऐसा समझिएगा। The Rio Convention endorsed the global forest principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। देखिए 21 सेंचुरी में जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, उसका मुख्य था कि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है 21 सेंचुरी में, यानी कि डेवलपमेंट इस प्रकार से कि विदाउट इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है, और फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रख के किया जाएगा। तो अब इसका नाम एजेंडा 21 दे दिया गया। अब एजेंडा 21 को यहाँ पर समझते हैं। एजेंडा 21 का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि सभी लोकल गवर्नमेंट का मतलब सभी अपने अपने देश के जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी कि एक लोकल एजेंडा 21 ड्रा करेगी। अब ये किस प्रकार का, अपने अनुसार कि हमारे यहाँ इस तरह की डाइवर्सिटी है, इस तरह की सोच है, तो उसके अनुसार क्या ऐसा प्रभावशाली रास्ता हो सकता है जिससे हम लोग ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को रोक सकें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए लोकल एजेंडा 21 जो एजेंडा 21 था वो जो लोकल गवर्नमेंट था उसको क्या करेगी, लोकल एजेंडा 21 बनाएगी, ठीक है। अब समझिए, इट एम टू अचीविंग, पहला एजेंडा 21 का एम क्या था कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, ठीक है। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि सभी लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अपना लोकल एजेंडा 21 डिसाइड करेगी और उसके अनुसार काम करेगी।
इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करने के लिए पॉवर्टी डिजीज जो है डिजीज फैलती है, ठीक है। तो इसके में ग्लोबल जो कॉपरेशन ऑन दी कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक मिनट, तो एजेंडा 21 में ये डिसाइड किया गया कि जो मुद्दे हैं जैसे इन्वायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी है, इस तरह के मुद्दे, डिजीज है, तो इसमें ग्लोबल कॉपरेशन होंगी, कॉमन इंटरेस्ट मतलब एक देश दूसरे देश का साथ देगा, म्यूचुअल जरूरतों को पूरा करेगा और सभी की एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर 100 देश है तो सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को रोका जाए, क्योंकि इससे सबको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। अब रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करते हैं। तो रिसोर्सेज प्लानिंग जरूरी क्यों हो उसको जानने से पहले, ठीक है, रिसोर्सेज प्लानिंग हम लोग टॉपिक को धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए जस्टिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब है कि उसका जस्टिस का मतलब होता है कि हम लोग को न्यायपूर्वक, मतलब जितना हमको ज़रूरत है, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, फालतू यूज नहीं करना चाहिए। रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब कि इस तरह के चीज़ों को हम लोग एक प्लान तैयार करना जिसके माध्यम से लोग जो क्या करें कि जितना यूज है, यूटिलाइजेशन है, उतना ही यूज किया जाए और प्रॉपर टेक्निक के साथ। दिस इज द टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करके जितना यूज है उतना ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, ठीक है। इन इंडिया की बात करें तो रिसोर्सेज देखिए इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज हैं। किसी देश में, किसी राज्य में कोयला ज़्यादा है, किसी राज्य में कोयला नहीं है, ना के बराबर है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब हम आपको बता दें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले इन इंडिया देखिए रिसोर्सेज जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इवन मतलब सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो मेनी स्टेट्स जो हैं रिच हैं मिनरल्स में, ठीक है, और अदर जो है डिफिशियंट है, मतलब जहाँ पर कि देखिए बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि मिनरल बहुत ज़्यादा मिलता है, बट अदर रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर कमी है। जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड के पास मिनरल बहुत ज़्यादा है, तो मिनरल ज़्यादा होगा, नीचे कोयला निकलेगा ज़्यादा, तो आप सिंपल सा चीज़ है क्योंकि वहाँ पर झारखंड में कोयला ज़्यादा निकलता है, तो आप सिंपल सी चीज़ कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम होगी और भी अदर फैसिलिटी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके ज़मीन से ग्राउंड वाटर तो निकलेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। और एक रिसोर्सेज है तो एक दूसरे की कमी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर है, प्लेंटी ऑफ वाटर, बट लैक ऑफ अदर डेवलपमेंट। वहाँ पर और प्रकार का डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, सिंपल सा। तो दे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिड्यूस और कंप्लीटली इरेडिकेटेड बाय दी विथ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इसको कैसे कम या फिर दूर किया जा सकता है, तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही, रिसोर्सेज प्लानिंग के साथ ही किया जा सकता है। अब आपको कुछ चीज़ें फैक्ट बताते हैं। देखिए जो आप झारखंड देखते हैं, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिच हम लोग बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा रिच स्टेट है किस मामले में, रिसोर्सेज के मामले में। बट झारखंड में आप जाइएगा तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। क्यों महसूस नहीं होगा? क्योंकि झारखंड के लोग रिच नहीं है, झारखंड के लोग गरीब हैं। वहाँ के रिसोर्सेज सिर्फ गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए, फ़ायदे के लिए करती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक में आपको ब्लैक काम होते हैं। इन केस ऑफ आप बात करें तो कोयला का, ठीक है, कोयला घोटाला भी आप सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती है? झारखंड से निकल के आती हैं। झारखंड में सिर्फ नेता अमीर है, बाकी वहाँ की जनता गरीब है। वहाँ पर झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि 40% मिनरल्स अकेले इसी राज्य में मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इस प्रकार का चीज़ है कि जिस राज्य में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है उस राज्य के लोग गरीब हैं, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं कि वहाँ के लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्सेज प्लानिंग भारत में कैसे किया जाए कि ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तक पढ़ेंगे आज के सेशन में। देखिए इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, हम लोग को अगर मैक्सिमम आउटपुट पाना है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट पाना है तो एक गुड रिसोर्सेज प्लानिंग इज मस्ट कीपिंग इन माइंड द टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। हम लोग को
एक अच्छा रिसोर्सेज प्लानिंग करना पड़ेगा। हम लोग को क्या ध्यान में रखा कि कौन सा हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कैसे कैसे स्किल्ड लोग हैं, हमारे पास अच्छे स्किल्ड पर्सन होने चाहिए जो कि उसका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए चीज़ों को, और अच्छे इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, स्किल्स की मदद से ही हम लोग एक अच्छे रिसोर्सेज प्लानिंग पर बना सकते हैं या पहुँच सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। ठीक है, और ये एक प्लानिंग और डेवलपमेंट रिसोर्सेज के अगर मामले में कहें तो इसका एक वाइटल रोल अदा करता है 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग करते समय कुछ मेन पॉइंट क्या ध्यान देनी है उसको समझिएगा। सबसे पहले रिसोर्सेज प्लानिंग जो होती है उसमें ये देखना होता है कि आइडेंटिफिकेशन करनी होती है रिसोर्सेज की, कि हमारे देश में कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस जगह पर है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जब हमको ये पता चल जाएगा कि किस किस जगह पर कौन कौन से रिसोर्सेज है हमारे कंट्री में, तो उसका बाद उसको प्रॉपर प्लानिंग किया जाना चाहिए टेक्नोलॉजी स्किल्स और इंस्टीट्यूशन के मदद से। तीसरा है पॉइंट कि क्या, अब देखिए मैचिंग द रिसोर्सेज, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान है उसको हमारे देश के और भी डेवलपमेंट प्लान जितने भी हैं, मान लीजिए कि आप सिंपल सा कोल हमारे पास रिसोर्सेज है, इसका डेवलपमेंट प्लान अगर हम बना रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना होगा कि कोल से बनने वाली चीज़ें, जैसे कोल ईंट भट्ठों में यूज होती है, कोल से आपको यूज होती है खाना पकाने के लिए, कोल से आपको यूज होती हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कोल्स आपको कोल्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, कोल्स यूज हो सकती हैं रेलवे को, कोल्स यूज होती हैं टाटा जैसे स्टील प्लांट्स को। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को क्या किया जाए, मैचिंग किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार से है इंडिया में। आप समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बचाव। ठीक है, अब कैसे बचाया जाए हमारे रिसोर्सेज को, देखिए तो प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर ए पार्ट ऑफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड ए रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन किसे कहा जाता है कि एक प्लान्ड यूज रिसोर्सेज का इस टाइम पर, और हमको प्रेजेंट में जो भी हमारे पास ज़रूरत है उसका नीड्स को पूरा करना। ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी स्टोर रखना। ठीक है, इस प्रकार के चीज़ों को करना, प्लांट यूज करना रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कंजर्वेशन हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। कंजर्वेशन जो है हमें वेस्टेज को रिड्यूस करने का रिड्यूस करने में मदद करता है। देखिए हम वेस्ट कम करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे क्या होगा, अच्छा होगा। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी ये हेल्प करता है। कौन? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। ठीक है, देखिए अब जैसे यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट, जरूरी है जैसे यूज करना, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, तो फिर हमको इसको बचाना जरूरी हो जाता है। गांधी जी ने एक बात कही थी, ठीक है, कि देयर इज एनफ फॉर एवरीवन एज नीड्स नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रेट्स। ये हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अगर किसी की ज़रूरत के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी की लालच के हिसाब से देखें तो ये बहुत कम पड़ेगा। यानी कि अगर लालच आप करते हैं, लालच का मतलब कि जैसे आपके अंदर संतुष्टि नहीं आती तो फिर ये रिसोर्सेज आपके लिए बहुत कम पड़ने वाले हैं। अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं, लालच करते हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत कम पड़ेगा। बट अगर आपकी ज़रूरत है, एक्चुअल में ज़रूरत है, तो आपकी ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए ये एनफ है। ठीक है, अब देखिए he thought that exploitative nature of modern technology is the root cause for the depletion or at global level। वो ऐसा सोचते थे कि जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, वही जो है मेन रूट कॉज है ग्लोबल लेवल पर डिप्लेशन होने का, कमी होने की। देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितने भी लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो उसका जो नेचर है वो एक्सप्लॉयटिव नेचर है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिंपल सा आप देखिएगा तो बहुत सारे जो गाड़ियाँ होती है, जो लोग चल रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही देना है कि अगर एक व्यक्ति को अपने घर से मार्केट जाना होता था पहले तो वो पैदल चला जाता था, अगर कम दूर है। तो अब क्या हो गया है कि यही लोग बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, ठीक है, पैदल नहीं चलना चाहते हैं। तो कुल मिला के इस समय रिसोर्सेज आपका लग रहा है कि नहीं, पेट्रोलियम लग रहा है कि नहीं, तो कुल मिला के ओवरऑल आप देखिएगा तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यही रूट कॉज है। ठीक है,
ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट्स बाई प्रोडक्शन बाई मास। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन का मतलब जैसे एक टाटा कंपनी है, टाटा बहुत भारी मात्रा में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब वो चाहते थे कि इस टाटा जो प्रोडक्शन बहुत बड़ा मात्रा में चीज़ें करती हैं, ठीक है, तो उसको प्रोडक्शन बाई मास कर दिया जाए, यानी कि बहुत लोगों के द्वारा कोई चीज़ प्रोड्यूस किया जाए, तो फिर वो क्या होगा, कंपटीशन उसमें बढ़ेगा और रिसोर्स की जो आपको बोल सकते हैं कि जो वेस्टेज जो है वो भी कम होगी। ये चीज़ें थी। हम आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग लैंड रिसोर्स से पढ़ेंगे और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय और इसी चैनल पर। धन्यवाद।